बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे साथ श्री संजय सिन्हा, फाउंडर साइट्रस एडवाइजर्स की जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये जो लास्ट 2 हफ्तों का हॉरर शो रहा, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर ट्रंप, फिर उसके बाद उसमें से लास्ट 4-5 सेशंस में उनका डैमेज कंट्रोल, रोल बैक, जो वर्स्ट पार्ट था टैरिफ का अप्लाई होना, उसके बाद रोल बैक, क्या वो एक बार के लिए हम देख चुके हैं? और जिस प्रकार से बॉन्ड मार्केट्स ने यूएस में बिहेव किया था, क्या वो फियर फैक्टर ही इसका बड़ा कारण बना रोल बैक का? तो वीरेंद्र जी, ये बात सही है कि जो सिग्नल बॉन्ड मार्केट से आया वो बहुत ही डरावना था। और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी प्रेरणा रही होगी इस टैरिफ को पॉज कर देने के लिए 90 दिनों के लिए। और अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि टैरिफ में रियायत दी जाएगी सेमीकंडक्टर्स, फोन्स को। आज मीडिया में ये भी चर्चा है कि ऑटोमोबाइल को भी इसमें कुछ राहत दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 90 दिन का समय पूरा होगा तो बहुत ज्यादा रैशनैलिटी आ जाएगा एक्चुअल टैरिफ के रोल आउट पे। और जिस तरह का भयानक रूप हम लोगों ने टैरिफ का देखा 3 अप्रैल को, उससे कुछ भी मिलता जुलता रूप हमें 90 दिन के बाद नहीं दिखने वाला। तो ये आपने बात सही कही कि जो वर्स्ट था टैरिफ का इम्पैक्ट, वो अब हमारे पीछे है। अब हमें ये देखना है कि जो आगे के 3 महीने हैं उनमें किस तरह से डील बनती हैं और किस तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स काम आते हैं, और भारत उस सिचुएशन में किस किस पहलू पर पहल पा पाता है और कहाँ बाकी देशों से हम आगे निकल सकते हैं। ये हमारे ख्याल से एक बहुत बड़ी फैक्टर रहेगी आगे की व्यू रचना बनाने में। ओके, अच्छा सर, संजय जी, हम सब ये बात मान रहे थे कि भाई आईटी में थोड़ा पेन है या फिर बाजार थोड़ा सा नंबर से पहले सतर्क रहेगा, बट सडनली जिस प्रकार का प्राइस डैमेज कंसिडरिंग दिस टैरिफ वॉर और टैरिफ के चलते यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा था, उसने इस प्राइस डैमेज को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर दिया। वो प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुआ ना। जिस प्रकार के टीसीएस के नंबर्स थे, आपको लग क्या रहा है, क्या इस प्राइस पे आईटी को नॉट लाइक अ ट्रेडर बट लाइक अ इन्वेस्टर, बट एज अ इन्वेस्टर क्या अप्रोच करना चाहिए, एंड स्पेशली लार्ज कैप आईटी? तो देखिए, 3 चीजें हैं जो साथ ही साथ हो गए। एक तो जो आपने कहा कि टैरिफ इम्पोज होने के कारण अमेरिका में रिसेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और रिसेशन आए ना आए वीरेंद्र जी, कम से कम डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी तो जरूर आ गया है। और अगर आपने देखा होगा टीसीएस के रिजल्ट के साथ जो उनके स्टेटमेंट्स आए, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए डिरेल हो गया है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद वो दोबारा स्थायी रूप पर चला आएगा। लेकिन ये जो समय गुजर रहा है जहां पर कि कोई क्लियर कट डिसीजन अमेरिकन कॉर्पोरेट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उसने तो एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। दूसरा, जो इलॉन मस्क और उनकी टीम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के पीछे लगी हुई है, और उनका जो मिशन है कि वो साल भर में $1 ट्रिलियन से कम कर देंगे सरकार की खर्च, इसका भी एक असर पड़ेगा आईटी सेक्टर पे। और मेरे ख्याल से एक्सेंचर के स्टेटमेंट में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा फैक्टर है जो कि एक हेडविंड माना जा सकता है इस सेक्टर के लिए। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि ब्रॉडर इंडियन मार्केट के सेक्टोरल कॉम्पोजिशन से संबंधित है, वो ये कि आईटी के स्टॉक्स बहुत सस्ते तो नहीं रहे। और अगर आप उनकी पिछले साल भर की ग्रोथ देखें तो ये भी कोई ऐसा सुपर नॉर्मल ग्रोथ है नहीं है। उनके जो पीछे के 5-6 साल की जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अब ग्रोथ काफी कम हो गई है। तो अगर ये ग्रोथ ठहराव की तरफ जा रही है तो क्या हमें उनको इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देनी चाहिए, ये एक सवाल उठता है। तो इसी के लिए मुझे लगता है आज के लेवल पे आईटी जो है डिफेंसिव स्टॉक सेक्टर की तरह उभर के जरूर आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है। ग्रोथ सेक्टर के रूप में उसको आप नहीं ट्रीट कर पाएंगे। संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। आईटी सेक्टर पे अपनी आपने राय दी।
लेकिन आज स्पेशली देखिए बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। जिस तरीके से रैली हमने इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखी, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स देख लीजिए आप, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सभी में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये जो आरबीआई की तरफ से रेट कट हुआ वो कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर में दबसा गया था, क्या वो अब फोकस में आए हैं, इसलिए रैली हमें देखने को मिल रही है? अगर ये मार्केट में जो रौनक आज के सत्र में है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में है, अगर वो परसिस्ट करती है तो क्या एक बैंकिंग फाइनेंशियल एक सेक्टर होगा जो उसको लीड करेगा? आपकी राय? श्रेया जी देखिए, उसमें जो मेरे ख्याल से जो मेन फैक्टर काम कर रहा है वो है सेक्टर रोटेशन का। आज अगर आपको भारत में पैसा लगाना है तो आप ऐसे सेक्टर्स में जाएंगे जो कि इंसुलेटेड हैं टैरिफ के इम्पैक्ट से, जो इंसुलेटेड हैं ग्लोबल ट्रेड के इम्पैक्ट से। उसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर वन सेक्टर अगर कोई उभर के आता है तो वो है बैंकिंग। तो मेरे ख्याल से ये उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, ना कि आरबीआई के रेट कट के डिसीजन का डिलेड रिएक्शन। इनफैक्ट अगर आप आरबीआई की रेट कट का परिणाम देखें तो आपने आज भी देखा होगा बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, बैंक्स ने अपनी लेंडिंग रेट कम करनी शुरू कर दी। अगर ये बात पूरे सेक्टर में इमीडिएटली परवेड करता है, सब बैंक्स अपनी लेंडिंग रेट्स कम करने शुरू कर देंगे, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन मेरा अपना भी मानना है कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है, इसके बावजूद नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, लेकिन नियर टर्म में हो सकता है कुछ इम्पैक्ट हो। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर रोटेशन से जो लिक्विडिटी अब फ्लो कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, उसका ज्यादा बड़ा रिफ्लेक्शन है आज की तेजी जो हम देख रहे हैं। और जैसा कि आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या आगे जाकर भी ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, मेरे ख्याल से अगर आप मेजर सेक्टर्स में देखेंगे तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है संजय जी, एक और सवाल मेरा दूसरे स्पेस से लेकर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये स्पेस भी काफ़ी फोकस मेरा पिछले दिनों में भी, आज देखिए थोड़ी नरमी ही सही चाइना को दिखाई डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो आज भी स्टॉक्स भागे हैं। डिक्सन टेक, केन्स टेक्नोलॉजी, सभी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस स्पेस को लेकर क्या राय है आपकी? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? देखिए, इस स्पेस में तो डेफिनेटली अट्रैक्शन है और निवेश करने का केस बनता है। जो एक नेगेटिव फैक्टर है इस सेक्टर का, वो ये है कि इनके स्टॉक्स जो हैं उनकी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। और हमने जो जनवरी के बाद की फिनोमेना देखी कि बाजार अब एक्सपेंसिव स्टॉक्स में पैसे डालने से कतराता है। तो हो सकता है कि स्मार्ट मनी इन सेक्टर्स में ज्यादा घुस रहा हो और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इससे पीछे रह जाए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लंबे समय की व्यू लेंगे, 3 साल की व्यू लेंगे, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से एक फुटिंग इस सेक्टर ने बनाया है भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक अच्छी फुटिंग बन गई है। बहुत सारी कंपनी जिसका आपने नाम भी लिया, उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो मेरे ख्याल से ये हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड का एक सेक्टर है जहां जिसको आप इग्नोर ना करें, इस पर ध्यान जरूर दें। अच्छा संजय जी, जब रेट कट्स हो रहे हैं और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल चुका है जब आप और रेट कट्स की उम्मीद कर रहे हैं, रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है? प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है और मोर देन आई थिंक रियल एस्टेट, लुक एट HFCs, द वे LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास HDFC तो है नहीं जिससे हमें एक लीडर से कोई सेंस मिल जाए, बट HFCs आर डूइंग वेल। रियल एस्टेट, HFCs और रियल एस्टेट एंसिलरी, तीनों पर ऐसे रेट कट एनवायरनमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो रियल एस्टेट को भी विनल जी 2 भाग में बांट दीजिए, एक प्रीमियम रियल एस्टेट और एक मास रियल एस्टेट। मेरे ख्याल से जो बाजार की गिरावट हुई है और जो अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हुआ है, उससे जो प्रीमियम रियल एस्टेट है उसमें कुछ समय के लिए मेरे ख्याल से डिमांड में ठहराव आएगा। डिक्लाइन होगा जरूरी नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटल डिमांड में ठहराव आएगा। जो मास कैटेगरी की रियल एस्टेट है, जिसमें कि मैं सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जो 1 से 3 करोड़ के बीच के भी घर हैं उनको भी इसी कैटेगरी में अगर मैं मानूं, तो यहाँ पर जो इनकम लेवल्स की ग्रोथ है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट के कटने के कारण जो बोरोइंग रेट ऑन हाउसिंग लोन उसमें जो प्रोत्साहन है, इन सब का मिला जुला असर ये रहेगा कि इस सेक्टर में हमको ग्रोथ दिखेगा। और
हम सभी जानते हैं कि हाउसिंग एक बड़े टिकट की आइटम है। बैंकिंग, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक की जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं। तो उस केस में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, खास करके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का, उसका रोल इसमें काफी अच्छा रहेगा। तो ये जो दो सेगमेंट्स हैं जहां पर कि आई वुड से अदर देन प्रीमियम हाउसिंग और जो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है वो मेरे ख्याल से इससे अफेक्टेड नहीं रहेगा। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट अगर घटा है तो उससे उसको फायदा ही होगा। और रही बात एंसिलरीज की, जो हाउसिंग को सप्लाई करते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो जो टाइल्स, सिरामिक्स वगैरह की जो कंपनीज है उनका तो काफी दिनों से कोई खास अच्छा स्टॉक प्राइस प्रदर्शन रहा नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है जिसमें वायर्स एंड केबल्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो सेक्टर है, मेरे ख्याल से यहाँ पर डिमांड है और रहेगा भी। तो इस तरह से मैं आप संक्षेप में अगर आप पूछे वीरू जी, तो मैं आपको यही ओपिनियन दे पाऊंगा हाउसिंग के बारे में। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। अच्छा संजय जी, हर आदमी अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़ को रखता है, उसका एक अंश होता है। और एक और चीज़, अभी वो स्पेस ग्लोबली लिंक्ड भी है, दैट्स मेटल्स और कुछ हद तक फार्मा और केमिकल्स, स्पेशली केमिकल्स। आपको लगता है कि अगर ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस पे अगर आपको जाना है, कमोडिटीज़ में आपको जाना है, केमिकल्स क्या सेफेस्ट ब्रांच है इस वक्त? मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो फेरस नॉन फेरस मेटल के कंपैरिजन में अगर आप केमिकल को आंक रहे हैं तो देखिए, यूएस भले ही चाइना को बहुत सारी रियायत दे, लेकिन वो बिल्कुल टैरिफ को बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं करेगा। और जब टैरिफ का डिसएडवांटेज चाइना के साथ रहेगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे ख्याल से इंडिया के केमिकल कंपनीज को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो कुछ बड़ी बड़ी इंडिया की जो केमिकल कंपनीज हैं वो काफी बड़े स्केल पे कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रही हैं। और हम लोग अब तक देख रहे थे कि उस कैपेसिटी एक्सपेंशन का उन पर पॉजिटिव असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब हमको लगता है कि ये जो टाइमिंग ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो उनके फेवर में रहेगा। और दोनों का मिला जुला असर जो है वो इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। जी, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से होगा आपके लिए। स्काईमेट ने मॉनसून को लेकर जो फॉरकास्ट किया है वो अच्छा किया है। ऐसे में कंजप्शन, एफएमसीजी स्पेस आपको कैसे लग रहे हैं और इस पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगे। तो देखिए, जो कंज्यूमर स्टेपल जो इसको कन्वेंशनली हम एफएमसीजी मानते आए हैं, मेरे ख्याल से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। और इनके वैल्यूएशंस को भी अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशंस भी रीजनेबली रिच हैं। तो मुझे एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की संभावना नहीं दिखती। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, और ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेके एयर कंडीशनर और डोमेस्टिक अप्लायंसेस को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का सेक्टर है, मेरे ख्याल से ये एक तो बेनिफिशियरी रहेगा। एक तो अच्छे मानसून का भी बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप देखें तो बजट में जो 12 लाख रुपए तक का जो आईटी का सीलिंग बढ़ा दिया गया है उसका भी फायदा है। और तीसरा, जो 8th फाइनेंस कमीशन, सॉरी 8th पे कमीशन जो कमीशन किया गया है, उसके कारण जो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पे हाइक मिलेगा और अरियर्स मिलेगा, इनका भी फायदा मेरे ख्याल से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के स्टॉक्स को और सेक्टर्स को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और इस वक्त